अनपेक्षित। प्रताप सिंह और शिरीष एक ही समूह में आ गए। क्या यह चैंपियन की लड़ाई पहले ही हो जाएगी? हां, थोड़ा अफसोस है। काश यह लड़ाई बाद में होती। इन दोनों में से जो जीतेगा वही सबसे ऊपर होगा। राजकीय अकादमी और 10,000 तलवार अकादमी के बीच पुरानी दुश्मनी है। अब उनके सबसे मजबूत योद्धा आमने सामने हैं। यह लड़ाई देखने लायक होगी। चौक के बाहर बहुत से लोग आंखें फाड़ फाड़ कर मंच की तरफ देख रहे थे। सबके दिल में उत्साह भरा था। दोनों अकादमियों के बड़े अधिकारी भी पूरी गंभीरता से लड़ाई देख रहे थे। सचमुच प्रताप सिंह और शिरीष की लड़ाई दो अकादमियों के बीच की दुश्मनी का छोटा रूप थी। समूह एक, पहली लड़ाई, प्रताप सिंह बनाम मुकुल। बात खत्म होते ही प्रताप सिंह और मुकुल मंच पर चढ़ गए। प्रताप सिंह मंच पर घमंड से खड़ा था। उसकी नजरें छुरी की तरह तेज थीं। वह ऐसा लग रहा था मानो कोई अनुपम तलवार हो जिसकी धार पूरी खुली हो, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ मुकुल का चेहरा भारी था। उसका खड़ा होना लंबे भाले जैसा सीधा, चेहरा बिना भाव, पर उससे बहुत मजबूत और दृढ़ इंसान का एहसास हो रहा था, जैसे लंबे समय तक सेना में रहने से बनी आदत। तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते, नीचे उतर जाओ, प्रताप सिंह ने शांत स्वर में कहा। किसी और के मुंह से यह बात घमंड लगती, पर उसके मुंह से यह बिल्कुल सही लग रही थी, क्योंकि वह प्रताप सिंह था और उसके पास ऐसा कहने का पूरा हक और ताकत थी। विरोधी हैं या नहीं, लड़कर ही पता चलेगा, मुकुल ने उदासीन स्वर में कहा, पर उसकी आंखों में जोरदार लड़ने की आग जल रही थी। लोहित परिवार के सबसे बड़े प्रतिभाशाली से लड़ने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं, प्रताप सिंह ने शांत स्वर में कहा, पर अचानक उसकी आंखों में तेज चमक आई, जैसे म्यान से तलवार निकल आई हो, और वह पलक झपकते ही गायब हो गया। लगभग उसी समय मुकुल ने भी पैर पटका और आगे बढ़ा। पल भर में दोनों टकरा गए। ढाड़ की आवाज के साथ दोनों तुरंत अलग हो गए। प्रताप सिंह 3 कदम पीछे हटा, मुकुल 12 कदम, पर मुकुल ने हार मानने का कोई इरादा नहीं किया। वह फिर से झपटा। ढाड़ ढाड़ ढाड़, दोनों बिजली की गति से मंच पर टकराते रहे, जैसे दो उल्काएं आपस में टकरा रही हों। उनकी शक्ति से हवा में लहरें उठ रही थीं, जोरदार ध्वनियां गूंज रही थीं, पूरा मंच कांप रहा था। ढाड़! आखिरकार एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। दोनों जोर से पीछे हटे। प्रताप सिंह स्थिर खड़ा रहा, पर उसकी आंखों में गंभीरता झलक आई। स्पष्ट था कि मुकुल की लड़ने की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। त्यागी परिवार का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली होने के लायक हो, प्रताप सिंह ने धीरे से कहा। पहले चरण से अब तक यह पहली बार है कि मैंने अपने सामने वाले को इतनी ऊंची प्रशंसा दी है। दुर्भाग्य से मैं अभी भी तुमसे बहुत पीछे हूं। मैं हार मानता हूं, मुकुल ने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए शांति से कहा। अभी की भयंकर लड़ाई के बाद उसे साफ दिख गया था कि वह प्रताप सिंह से कितना पीछे है, पर वह बिल्कुल निराश नहीं था, बल्कि इससे उसे आगे की साधना के लिए जोश मिलेगा। प्रताप सिंह ने सम्मान में सिर हल्का सा झुकाया। उसे एहसास था कि अभी मुकुल ने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, पर उसने भी सिर्फ 60% ताकत ही इस्तेमाल की थी। लगता है मुकुल अगले चरण के लिए ताकत बचा रहा था। पहली लड़ाई में प्रताप सिंह विजयी। दूसरी लड़ाई प्रताप सिंह बनाम शिरीष। बात खत्म होते ही सफेद कपड़ों वाला एक युवक धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। सफेद कपड़ों वाले युवक का चेहरा ठंडा और सख्त था, नजरें प्रताप सिंह जितनी ही तेज। सिर्फ खड़ा रहने से उससे भयंकर शक्ति का दबाव निकल रहा था, जो डर पैदा करता था। शिरीष! मंच के नीचे देव शिरीष को देख रहा था और उसकी शक्ति का दबाव महसूस कर रहा था। उसने अंदाजा लगाया कि शिरीष की तलवारबाजी शायद आधा कदम तलवार राजा के स्तर तक पहुंच चुकी होगी। भीतरी अकादमी की सूची में पहला स्थान होने के लायक ही है, देव ने मन में सोचा। साथ ही शिरीष का दबाव बहुत मजबूत था। वह आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की 9वीं मंजिल के चरम पर था। शायद सचमुच प्रताप सिंह को हरा सकता था। मंच पर प्रताप सिंह और शिरीष एक दूसरे के सामने खड़े थे। लड़ाई शुरू होने से पहले ही उनकी नजरें हवा में टकरा रही थीं, चिंगारियां उड़ रही थीं। मजबूत लोगों के बीच अपने आप आकर्षण होता है। दोनों एक दूसरे को हराकर अपनी ताकत साबित करना चाहते हैं। प्रताप सिंह और शिरीष भी
इससे अलग नहीं थे। दोनों की आंखों में लड़ने की भयंकर आग जल रही थी। बिना एक शब्द बोले उनकी शक्ति का दबाव चारों तरफ फैल गया। शिरीष ने हवा में मुट्ठी बांधी, उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हो गई। उसकी शक्ति बढ़ी और चारों तरफ फैल गई। हवा की लहरें उठने लगीं। दूसरी तरफ प्रताप सिंह की नजरें और तेज हो गईं। उसकी शक्ति भी बाहर निकली। उसके कपड़े हवा में लहराने लगे। दोनों का दबाव हवा में टकराया। टकराहट का एहसास हुआ। ढाड़। लगभग एक साथ दोनों की आंखें सिकुड़ीं और एक दूसरे की तरफ झपटे। तलवारें ज्वार की तरह। शिरीष ने कलाई घुमाई। उसकी लंबी तलवार तेजी से नाची। चमकदार तलवार के फूल बन गए। इन फूलों की पंखुड़ियां नीचे गिरीं और विशाल तलवार की किरणों का समुद्र बनकर प्रताप सिंह को घेरने लगीं। मंच के नीचे यह दृश्य देखकर देव के अंदर उत्साह जाग उठा। आधा कदम तलवार राजा होने के नाते वह तलवार की किरणों के इस्तेमाल में बहुत ऊंचा स्तर हासिल कर चुका था। एक वार में कई किरणें छोड़ सकता था, ठीक शिरीष की तरह। वह तो तलवार की किरणों की बारिश भी कर सकता था। बहुत शानदार। वह अभी महान तलवारधारी के चरम पर था। अगला कदम आधा तलवार राजा बनना था। तलवारों की बारिश नीचे गिरते देख प्रताप सिंह ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं किया। उसने दोनों हथेलियां ऊपर कीं। उनमें भयानक बिजली जमा होने लगी। डरावनी गरज की आवाज आई। चमकदार बिजली ने आधे मंच को ढक लिया। बिजली का वार। प्रताप सिंह ने दोनों हाथ क्रॉस किए, फिर अचानक आगे ठोंके। तुरंत भयानक हथेली के निशान बाहर निकले। उनके चारों तरफ चमकदार बिजली थी जो बहुत खतरनाक लग रही थी। धड़ धड़। बिजली वाली हथेली के निशान तलवार की किरणों से टकराए। लगातार विस्फोट हुए। भयानक शक्ति चारों तरफ फैली, मंच पर लगी और तुरंत बड़ा गड्ढा बन गया। ढाड़ ढाड़ ढाड़। शक्ति बारिश की तरह बाहर निकली। पल भर में पूरा मंच छलनी हो गया। वह मामूली लगने वाली शक्ति आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की 9वीं मंजिल के किसी भी साधना करने वाले को तुरंत मार सकती थी। ढाड़। जोरदार धमाके के साथ बिजली वाली हथेली और अनगिनत तलवार की किरणें एक साथ गायब हो गईं। भयानक झटका चारों तरफ फैला। हवा कांप उठी। दोनों व्यक्ति अचानक पीछे हटे। इस चरण में दोनों बराबर थे। प्रताप सिंह की आंखों में दुर्लभ उत्साह चमका। वह झपट्टा मारकर शिरीष की तरफ बढ़ा। शिरीष भी बिना पीछे हटे उसका मुकाबला करने आया। धूम धूम धूम। दो आकृतियां मंच पर झपट रही थीं। उनकी भयंकर टक्करों की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। जगह कांप रही थी। हवा उड़ रही थी। बहुत से लोग हैरान रह गए। यहां तक कि मुकुल के चेहरे पर भी गंभीरता दिखी। लगता है प्रताप सिंह ने उसके साथ लड़ते समय पूरी ताकत नहीं लगाई थी। अब यह उसकी असली ताकत थी। शिरीष, 10,000 तलवार अकादमी के भीतरी हिस्से की पहली रैंक के लायक हो। मेरी एक और चाल ले लो। प्रताप सिंह का जोश बढ़ गया। उसने मुद्रा बनाई। तुरंत बहुत सारी बिजली की शक्ति जमा हुई और उसके हाथों पर आ गई। धीरे धीरे बिजली के दस्ताने बन गए। दस्ताने बिजली से घिरे थे, बहुत चमकदार, जैसे उनमें पहाड़ तोड़ने और चट्टान फोड़ने की भयानक शक्ति भरी हो। लाओ। शिरीष ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आत्मिक शक्ति नदी की तरह बाहर निकली। उसके लंबे बाल जंगली होकर उड़ने लगे। उसका जोश बहुत तेज था। ढाड़ ढाड़। पल भर में दोनों बाहर निकले और टकरा गए। ढाड़। तलवार की किरण और बिजली हवा में टकराई और फट पड़ी। प्रताप सिंह ने अचानक मुक्का मारा। मुक्का पहुंचे इससे पहले ही भयानक बिजली हवा को चीरती हुई बाहर निकली। रहस्यमयी मूल तलवार कौशल। शिरीष ने तेजी से तलवार चलाई। उसकी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति तलवार पर जमा हुई और तेज किरणें बनकर बाहर निकलीं। धड़ धड़ धड़। विस्फोट एक के बाद एक हुए। दोनों आकृतियां हवा में बार बार टकरा रही थीं। पल भर में पूरा मंच उनकी परछाइयों से भर गया। अगर कोई माहिर न हो तो उनकी गति देख भी न पाए। मजबूत लोगों की लड़ाई सचमुच देखने लायक होती है। हां, ये दोनों ही चैंपियन बनने के असली दावेदार हैं। इनकी ताकत बाकियों से बहुत ऊपर है। बस पता नहीं कौन जीतेगा। बहुत से लोग आपस में बातें कर रहे थे, पर उनकी नजरें मंच से नहीं हट रही थीं। सब सांस रोके खून गर्म करके देख रहे थे। यहां तक कि गर्व सूची में आए प्रतिभाशाली लोग भी प्रताप सिंह और शिरीष को लड़ते देख मन ही मन प्रशंसा कर रहे थे। उन्हें लगा कि ये दोनों सचमुच असली माहिर हैं, सबसे ऊपर के प्रतिभाशाली।
मंच के नीचे देव दोनों की लड़ाई को ध्यान से देख रहा था। जब प्रताप सिंह ने भयानक बिजली का हमला किया तो उसके मन में एक विचार कौंधा। पता नहीं कितनी देर बाद अचानक उसके दिमाग में चमक हुई, जैसे किसी बंधन को तोड़ दिया हो। बिजली की शक्ति, दूसरा स्तर। प्रताप सिंह की बिजली की शक्ति देखकर देव को कुछ समझ आ गया। उसने बाधा तोड़ दी और बिजली की शक्ति को दूसरे स्तर तक समझ लिया। अब वह उसकी ताकत इस्तेमाल कर सकता था। ढाड़। एक जोरदार चीख के साथ दोनों आकृतियां टकराईं और फिर मंच के दो सिरों पर खड़ी हो गईं। सबने सांस रोकी, आंखें फाड़कर मंच देखने लगे, परिणाम जानने को बेताब थे। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। दोनों की सांसें तेज थीं, पर शिरीष की सांस ज्यादा तेज थी। प्रताप सिंह की छाती पर कई तलवार के घाव थे, पर सिर्फ चमड़ी कटी थी। खून ज्यादा नहीं निकला। शिरीष के कपड़े भी बिजली से कुछ जले हुए थे। लड़ाई की तीव्रता साफ दिख रही थी। 3 साल पहले से अब तक तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे पूरी ताकत लगाने पर मजबूर किया, प्रताप सिंह ने गहरी आवाज में कहा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। क्या प्रताप सिंह अभी तक अपनी ताकत छिपाए हुए था? यह सुनकर शिरीष की भौहें सिकुड़ गईं। अभी की लड़ाई में उसने लगभग पूरी ताकत लगा दी थी और सोचा था कि प्रताप सिंह भी ऐसा ही कर रहा है। पर उसने सोचा भी नहीं था कि प्रताप सिंह ने अभी तक ताकत छिपाई हुई थी। अगर तुम मुझे पूरी ताकत लगाने पर मजबूर कर सके तो तुम्हारी हार अन्याय नहीं है, प्रताप सिंह ने धीरे धीरे कहा। फिर उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चलीं कि परछाई बन गई। तुरंत बाद धाड़ की जोरदार आवाज आई। पल भर में प्रताप सिंह के शरीर से भयानक शक्ति का दबाव बाहर निकला। उसके शरीर पर सोने की रोशनी चमक उठी, जैसे सोने का कवच पहन लिया हो। उसकी आंखों की पुतलियां भी सोने की चमकने लगीं। वह पूरी तरह बदल गया था। उससे बहुत डरावनी शक्ति निकल रही थी। यह शिरीष का चेहरा सख्त हो गया। इस समय प्रताप सिंह का दबाव पहले से कहीं ज्यादा था। समझो कि पहले पूरी ताकत लगाकर भी वह प्रताप सिंह से बराबरी पर था। अब जब प्रताप सिंह की शक्ति बढ़ गई है तो वह शायद उसका मुकाबला न कर पाए। शिरीष, तुम मेरे हाथों हारने के लायक हो, प्रताप सिंह ने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा बहुत आत्मविश्वास से भरा था। वह पलक झपकते गायब हो गया। शिरीष की आंखें सिकुड़ीं। उसने कलाई घुमाई और पैर पटक कर आत्मिक शक्ति बाहर निकाली और जल्दी से तलवार चलाई। लगभग उसी समय प्रताप सिंह उसके सामने प्रकट हुआ और मुक्का मारा। यह मुक्का बिजली से घिरा था और सोने की रोशनी से मजबूत हो चुका था, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। ढाड़। मुक्के की शक्ति तलवार की किरण से टकराई। थोड़ी देर रुकने के बाद तलवार की किरण गायब हो गई, पर मुक्के की शक्ति बिना रुके शिरीष की तरफ बढ़ी। क्या? शिरीष हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि प्रताप सिंह की लड़ने की ताकत इतनी बढ़ जाएगी। मजबूरी में उसने दांत भींचे और तेजी से हथेली का वार किया। धाड़। मुक्के की शक्ति ने हथेली के निशान को तोड़ दिया। बची हुई ताकत ने शिरीष को पीछे उड़ा दिया। दर्जनों फीट पीछे हटकर शिरीष ने मुश्किल से पैर जमाए। उसके मुंह के कोने से खून की धारा बहने लगी। क्या और खेलना है? प्रताप सिंह ने उदासीन स्वर में कहा। उसका पूरा शरीर सोने की रोशनी से ढका था, जैसे कोई अजेय युद्ध देवता हो। देखने वाले डर जाए। शिरीष ने प्रताप सिंह को देखा। उसके चेहरे पर नाराजगी की चमक आई, पर उसे अच्छे से पता था कि और लड़ाई करने से सिर्फ और अपमान होगा, हार और भी बुरी होगी। मैं हार मानता हूं। शिरीष ने दांत भींचे और मन में लंबी सांस ली। मजबूरी में उसे हार स्वीकार करनी पड़ी, पर उसके पास अभी अगले चरण की पुनरुद्धार लड़ाई में हिस्सा लेने का मौका था। 3 में आने की संभावना बाकी थी। बात खत्म करके शिरीष उदास होकर मंच से नीचे उतर गया। मुकुल से उसकी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। दोनों ही प्रताप सिंह से हार चुके थे। इस लड़ाई में प्रताप सिंह विजयी रहा और ऊपर के 3 में पहुंच गया। विद्याधर ने शांत स्वर में कहा। उसकी नजरों में प्रशंसा थी। 10,000 तलवार अकादमी का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली भी प्रताप सिंह का मुकाबला नहीं कर सका। इस बार गर्व सूची का पहला स्थान प्रताप सिंह का ही होना चाहिए। परिणाम सुनते ही राजकीय अकादमी में तालियां और खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत से विद्यार्थी उत्साह से प्रताप सिंह का नाम चिल्लाने लगे। दूसरी तरफ 10,000 तलवार अकादमी में मरघट जैसी खामोशी छा गई।
दबाव बहुत भारी था। उन्हें लगा था कि शिरीष प्रताप सिंह को हरा देगा या कम से कम बराबरी कर लेगा, पर यह परिणाम बिल्कुल स्वीकार नहीं था। 10,000 तलवार अकादमी के भीतरी हिस्से का पहला विद्यार्थी शिरीष भी प्रताप सिंह से पूरी तरह हार गया, तो प्रताप सिंह का मुकाबला कौन कर सकता है? बचे हुए 6 उम्मीदवारों में से कोई भी प्रताप सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता, यहां तक कि चैंपियन बनने का दावेदार मानी जाने वाली अक्षिता भी नहीं। यह सब प्रताप सिंह की गुप्त चाल की वजह से था। उसने जो सोने की रोशनी छोड़ी थी, उसने उसके शरीर को ढक लिया। उसकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ गई। वह रुकने वाला नहीं था। तो यह थी प्रताप सिंह की असली ताकत। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना आत्मविश्वास से भरा था और राजकीय अकादमी भी उस पर इतना भरोसा कर रही थी। अगर ऐसे ही चला तो इस साल की गर्व सूची का पहला स्थान सचमुच प्रताप सिंह ले जाएगा। दर्शक दीर्घा में 10,000 तलवार अकादमी के प्रधान जसवीर ने हल्के से सांस ली। बाकी बुजुर्ग भी सिर झुकाकर निराश बैठे थे। स्पष्ट था कि चैंपियन बनने की उम्मीद छोड़ चुके थे। पीछे की पंक्ति में बैठा बनवीर भी बहुत निराश और नाखुश लग रहा था। क्या इस साल का पहला स्थान सचमुच राजकीय अकादमी ले जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो 10,000 तलवार अकादमी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। प्रताप सिंह की प्रतिभा और ताकत को देखते हुए एक साल में वह कांगलान सूची में पहुंच सकता था। तब कांगलान क्षेत्र की बड़ी बड़ी शक्तियों का ध्यान उस पर जाएगा। उन शक्तियों की मदद से वह लोहित परिवार को 10,000 तलवार अकादमी और लिंगदान मंडप को पूरी तरह नष्ट करने और पूरे तारा साम्राज्य पर राज्य करने में मदद कर सकता था। यह वह परिणाम था जिसे 10,000 तलवार अकादमी का कोई भी व्यक्ति नहीं देखना चाहता था। शिरीष की हार सिर्फ एक साधारण हार नहीं थी। ये पूरे 10,000 तलवार अकादमी के भविष्य और उसकी अस्तित्व से जुड़ी थी। दूसरा समूह, पहली लड़ाई, देव बनाम राजवीर। जब बहुत से लोग अभी पिछले भयंकर युद्ध में डूबे हुए थे, तभी एक ठंडी आवाज गूंजी। तुरंत बहुत लोगों की नजरें फिर से मंच पर आ गईं। भले ही चैंपियन का फैसला लगभग हो चुका था और वह शिरीष नहीं था, पर दूसरा और तीसरा स्थान अभी तय नहीं था, इसलिए सबको उत्सुकता थी। मंच पर देव और राजवीर एक दूसरे के सामने खड़े थे। राजवीर को देखकर देव को याद आया कि राजकीय गुप्त क्षेत्र में उसने, दीपक ने और लोहित परिवार के 3 लोगों ने मिलकर उसे और अक्षिता को मारने की पूरी कोशिश की थी। वह कर्ज आज चुकता होने वाला था। दूसरी तरफ राजवीर की आंखों में भी खून की प्यास थी, सिर्फ इसलिए कि खतरे को जड़ से खत्म करना था। जिस पल देव गर्व सूची में आया, राजवीर उसके प्रति खून की प्यास रखने लगा। देव की प्रतिभा सचमुच डरावनी थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में गर्व सूची में पहुंच गया। उसका भविष्य असीमित था। अगर उसे बढ़ने दिया तो वह जरूर उससे आगे निकल जाएगा। इस खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए उसने देव को शुरू में ही मार डालने का फैसला किया था। लड़ाई। बिना कोई शब्द व्यर्थ किए दोनों की आंखों में खून की प्यास साफ बता रही थी कि क्या होने वाला है। दोनों ने तुरंत आत्मिक शक्ति जगा ली और एक दूसरे पर टूट पड़े। ठाड़। जोरदार धमाके के बाद दोनों आकृतियां तेजी से पीछे हटीं, फिर से आगे बढ़ीं। लहर तोड़ने का कौशल! राजवीर ने चिल्लाकर हाथ हिलाया। पानी ज्वार की तरह उछला। भयानक लहर बनकर देव की तरफ बढ़ी, जैसे उसे निगल जाएगी। आत्मिक शक्ति फटने वाला वार! देव ने चिल्लाया। पैर पटका, मंच टूट गया। वह हवा में उड़ा, तलवार निकाली और जोर से नीचे काटा। झन! तेज तलवार की किरण नीचे गिरी, दोनों तरफ की हवा चीरती हुई, कानों को चीरने वाली आवाजें पैदा करती हुई। इंद्रधनुष जैसी किरण अचानक लहरों में घुस गई। ढाड़! लहरें तुरंत 2 टुकड़ों में कट गईं। तलवार की किरण ऊपर से नीचे तक चीरती चली गई। पर इसी समय राजवीर ने दोनों हाथ जोड़े। अचानक फटी हुई लहरें फिर से जुड़ गईं। तलवार की किरण को घेर कर आगे बढ़ने से रोक दिया। तेरी इस औकात से मुझे मार पाना मुश्किल है, राजवीर ने ठठा कर हंसा। राजकीय गुप्त क्षेत्र से निकलने के बाद उसकी जल शक्ति दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसे पूरा यकीन था कि देव उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तेरे आत्मविश्वास का स्रोत पता नहीं क्या है? क्या तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैंने अभी अपनी शक्ति भी नहीं निकाली? ठंडी आवाज गूंजी। राजवीर का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया।
तुरंत देव की आंखें तेज हो गईं। उसके चेतना सागर में बिजली और हवा की हल्की रेखाएं एक साथ चमक उठीं। पल भर में हवा और बिजली की शक्ति बाहर निकली, तलवार पर जमा हो गई। तलवार भयानक बिजली और हवा की तेज धार से ढक गई। दोनों शक्तियां मिलकर बंद समुद्र की लहरें तुरंत टूट गईं। क्या? राजवीर चौंक गया। उसका जमा किया हुआ पानी तुरंत बिखर गया। एक भयानक तलवार की किरण अचानक उसकी तरफ कटने आई। बुरा! राजवीर का चेहरा बदल गया। वह तेजी से पीछे हटा, साथ ही जल्दी से मुद्राएं बनाईं और फिर से जल शक्ति बुलाकर अपने चारों तरफ पानी का पिंजरा बना लिया। पर तलवार की किरण के पानी के पिंजरे से टकराते ही पिंजरा गायब हो गया। यह कैसे संभव है? राजवीर लगभग चीख पड़ा। अब जाकर उसे पता चला कि देव के हमले का मुकाबला करने की उसमें कोई योग्यता नहीं है। अगर और विरोध किया तो जरूर मरेगा। मैं हार मान राजवीर हार मानने ही वाला था कि उसकी आवाज अचानक रुक गई। उसकी गर्दन पर खून की एक पतली लकीर दिखाई दी। राजवीर की आंखें फैलाकर देव को घूरने लगीं। चेहरे पर नफरत भरी पड़ी थी। वह मिश्रा परिवार का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली था, 9 में जगह बना चुका था। उसका भविष्य बहुत उज्जवल था, पर यहां मर गया। वह नाखुश था, पछता रहा था, गुस्सा था, पर सब व्यर्थ था। गड़गड़ की आवाज के साथ राजवीर का सिर जमीन पर गिरा। धड़ और सिर अलग हो गए। पल भर में हवा जम सी गई। मरघट जैसी खामोशी छा गई। किसी ने नहीं सोचा था कि देव राजवीर को हरा सकता है, वह भी इतनी बुरी तरह से मार डालेगा। हरामी! मिश्रा परिवार की तरफ से मिश्रा परिवार का मुखिया गुस्से से खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। राजवीर उसका बेटा था। मिश्रा परिवार ने बड़ी मेहनत से पाला था। 100 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली। वह स्वीकार नहीं कर सकता था कि वह ऐसे मर गया। पूरा मिश्रा परिवार स्वीकार नहीं कर सकता था। पर गर्व सूची के नियम कहते हैं कि मारे गए व्यक्ति की शक्ति बदला नहीं ले सकती, वरना बाकी सारी शक्तियां मिलकर दबा देंगी। इसलिए भले ही वह गुस्से और दुख से भरा था, मिश्रा परिवार का मुखिया कुछ कर नहीं सका। साथ ही देव 10,000 तलवार अकादमी का विद्यार्थी था। उसे मारना भी चाहता तो परिणाम सोचना पड़ता। आह! लंबे समय बाद एक लाचार सांस के साथ मिश्रा परिवार का मुखिया फिर बैठ गया। एक पल में जैसे बहुत बूढ़ा हो गया हो, चेहरा राख की तरह हो गया। यही गर्व सूची की क्रूरता है। जो इसमें आता है वह किसी परिवार या शक्ति के उदय की उम्मीद हो सकता है, पर मर जाए तो उम्मीद निराशा बन जाती है। इस लड़ाई में देव विजयी रहा। हल्की हैरानी भरी आवाज आई। स्पष्ट था कि विद्याधर को भी उम्मीद नहीं थी कि देव राजवीर को मार डालेगा। पर इससे क्या? ज्यादा से ज्यादा बाद के स्थान प्रभावित होंगे। पहला स्थान तो अभी भी प्रताप सिंह का ही था। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। राजवीर को मारने के बाद देव का चेहरा बिना भाव रहा। उसने नीचे दीपक की तरफ ठंडी नजर डाली। तलवार उसकी तरफ तान कर कहा, दीपक, ऊपर आ और मर। मंच के नीचे दीपक का चेहरा बहुत भयानक हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि देव की ताकत इतनी तेजी से बढ़ेगी। राजवीर को आसानी से मार डाला। उसे डर था कि वह भी देव का मुकाबला न कर पाए, पर इतने सारे लोग देख रहे थे। मंच पर न जाना शर्म की बात होती और हार मानने जैसा। फिर भी वह थोड़ा नाखुश था। शायद जरूरी नहीं कि वह हारे। अभी राजवीर से लड़ा था और बहुत आत्मिक शक्ति खर्च हो गई थी। अभी भी मौका था। ऐसा सोचकर दीपक ने हल्के से दांत भींचे और मंच पर चढ़ गया। इधर दर्शक दीर्घा में 10,000 तलवार अकादमी के प्रधान और बुजुर्गों के चेहरे अजीब हो गए। उन्हें पता नहीं था कि देव और दीपक में इतनी गहरी दुश्मनी क्या है कि देव उसे मारना चाहता है। दोनों ही 10,000 तलवार अकादमी के शिष्य थे। दोनों की उपलब्धियां उनकी ताकत और प्रतिभा का सबूत थीं। इनमें से किसी एक की मौत भी अकादमी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होती। पर उन्हें अच्छे से पता था कि एक पहाड़ पर 2 शेर नहीं रह सकते। हर बलिदान से कुछ न कुछ हासिल होता है। उन्होंने बहुत से प्रतिभाशाली लोगों को आपसी मुकाबले में मरते देखा था। एक प्रतिभाशाली के गिरने से दूसरा उसकी लाश पर चढ़कर ऊपर पहुंचता है। यह प्रकृति का नियम है जिसे टाला नहीं जा सकता। प्रतिभा में देव दीपक से आगे था। आखिर वह सिर्फ 17 साल का था और अभी मिश्रा परिवार के सबसे बड़े प्रतिभाशाली राजवीर को मार चुका था। उसकी ताकत में कोई संदेह नहीं था। अगर इन दोनों में से किसी एक को मरना ही था
तो प्रधान और बुजुर्ग दीपक को चुनते। भले ही यह थोड़ा क्रूर और निर्दयी लगे, पर साधना की दुनिया में ऐसा ही होता है। मंच पर देव और दीपक एक दूसरे के सामने खड़े थे। लिंशण, क्या तुम सच में हम सबको मार डालोगे? दीपक ने गहरी आवाज में पूछा। उसे देव की आंखों में खून की प्यास साफ दिख रही थी। उसे डर था कि कहीं वह भी राजवीर की तरह न मर जाए। तुम खुद से यह सवाल पूछो, जब तुम और प्रताप सिंह मुझे और शी बहन को मारने के लिए दौड़ा रहे थे, तब क्या किया था? क्या कभी सोचा था कि आज ऐसा होगा? देव ने ठंडे स्वर में कहा। उसे दीपक को मारने की इच्छा बहुत पहले से थी। अगर राजकीय गुप्त क्षेत्र में त्यागी परिवार न आता तो वह और अक्षिता शायद अब लाशें होते। देव कभी उस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ता जो उसे मारना चाहता हो। साथ ही दुष्यंत का पूरा समूह राजकीय गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं निकला। सब दीपक के धोखे से मारे गए थे। उन्होंने उस पर इतना भरोसा किया था, पर पता चला कि वह राक्षस है। दुष्यंत की ईमानदार मुस्कान याद आते ही देव का खून खौल उठा। बहुत बातें मत करो, लड़ाई कर, देव ने ठंडे स्वर में कहा। उसके भौहों के बीच खून जैसी लाल तलवार का निशान दिखाई दिया। उसके चारों तरफ भयानक खून की प्यास फैल गई। खून की प्यास महसूस करके दीपक का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, पर इस समय वह पीछे नहीं हट सकता था। दांत भींचकर लड़ना था। देव, चूंकि तुम सहपाठी होने का रिश्ता नहीं मानते, तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। दीपक ने ठंडी चीख मारते हुए सीधे तलवार लेकर देव पर टूट पड़ा। सहपाठी का रिश्ता सुनकर देव हंसा। जब उन्हें मारने के लिए दौड़ाया जा रहा था, तब दीपक ने सहपाठी का रिश्ता कहाँ याद रखा था? ऐसे व्यक्ति को मरना ही चाहिए। देव की आकृति झपटी, हवा की शक्ति उसके कदमों में घुल गई। वह हवा के झोंके की तरह बाहर निकला। गति में देव को फायदा था। 10 जांग से ज्यादा दूरी पल भर में तय करके दीपक के सामने पहुंच गया। आत्मिक शक्ति फटने वाला वार, देव ने चिल्लाया। हवा में से जोरदार तलवार का वार किया। भयानक तलवार की किरण चमकदार लाल रंग लिए बाहर निकली, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को चीर डालने वाली लग रही थी। दीपक का चेहरा बहुत गंभीर था। उस खून की प्यास के प्रभाव से उसकी गति और ताकत लगभग 30% दब गई थी। यहां तक कि उसका दिमाग भी प्रभावित हो रहा था। पर तीर कमान से निकल चुका था। अब पूरी ताकत से लड़ना था। बर्फ की तलवार! दीपक ने दोनों हाथ जोड़े। बर्फ की शक्ति उसके हथेलियों के बीच जमा हुई। तेजी से एक विशाल बर्फ की तलवार बन गई। उंगलियां हिलाईं, बर्फ की तलवार तलवार की किरण से टकराई। ढाड़! भयानक गरज के साथ बर्फ की तलवार और तलवार की किरण टूट गई। शक्ति बाहर निकली। बर्फ के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। तभी दीपक की नजर तेज हुई। उसने दोनों हाथ तेजी से खींचे। उसके सामने एक बड़ी बर्फ की ढाल बन गई। ढाड़! 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 अदृश्य तलवार की शक्ति बर्फ की ढाल से टकराई। उस पर कई दरारें पड़ गईं। दीपक के सांस लेने से पहले ही उसके पीछे से झन्न की आवाज आई। दीपक का चेहरा बदल गया। वह तेजी से एक तरफ हटा, पर फिर भी एक तलवार की किरण उसके कंधे को छू गई। सनसन की आवाज के साथ घाव से खून बहने लगा। तभी अचानक एक हाथ ने दीपक का कंधा पकड़ लिया। पल भर में दीपक को लगा जैसे उसका दिल पांव तले आ गया हो। हवा और बिजली की हथेली! देव ने चिल्लाया। उसकी हथेली में हवा और बिजली की भयानक शक्ति जमा हुई। एक डरावना बैंगनी बिजली का गोला बन गया, जिसके चारों तरफ हवा की तेज धारें थीं। उसकी ताकत भयानक और अटल थी। अब देव ने हवा और बिजली की शक्ति को दूसरे स्तर तक पहुंचा दिया था, लगभग अपने आप। हवा और बिजली की हथेली भी सीधे चौथे स्तर से छठे स्तर पर पहुंच गई थी। उसकी ताकत पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। छठे स्तर की हवा और बिजली की हथेली की ताकत आत्मा स्तर के कौशल के बराबर थी। सोच लो कितनी भयानक होगी। उस भयानक शक्ति को अपनी तरफ आते महसूस करके दीपक के पास बचने का समय नहीं था। पल भर में उसकी आंखों में पागलपन चमका। उसने कलाई घुमाई और तलवार पीछे की तरफ ठोंकी, देव के साथ मरने की नीयत से। दीपक को अच्छे से पता था कि अगर देव उसके साथ मरना नहीं चाहेगा तो जरूर बचने की कोशिश करेगा। इससे उसे बचने का समय मिलेगा। और उसने हिसाब लगाया था कि देव जरूर बचेगा, पर ऐसा नहीं था। दीपक की तलवार पहले से ही बाहर निकल चुकी थी। देव ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका कंधा अभी भी पकड़े हुए था, जबकि भयानक बैंगनी बिजली का गोला और करीब आता जा रहा था।
क्या तुझे अक्ल नहीं है क्या? दीपक लगभग जोर से चीख पड़ा। वह बिल्कुल नहीं मरना चाहता था, हार मानने को भी तैयार था। मर गया तो सब खत्म। उसे नहीं पता था कि देव का शरीर कितना मजबूत है, उसकी तलवार से उसे कोई डर नहीं था। मैं हार मा जैसे ही दीपक मैं हार मानता हूं चिल्लाने वाला था, भयानक बैंगनी बिजली का गोला सीधे उसकी पीठ पर जा लगा। फू! दीपक ने मुंह से खून उगला। एक मजबूत शक्ति उसके शरीर को चीरती हुई निकल गई। उसकी पीठ से छाती तक कपड़े फट गए। उसका पूरा शरीर झींगा मछली की तरह मुड़ा और तोप के गोले की तरह बाहर उड़ा। जोरदार धमाके के साथ वह जमीन पर जा गिरा। एक बड़ा गड्ढा बन गया। देव की हवा और बिजली की हथेली की भयानक ताकत साफ दिख रही थी। इस समय दीपक लगभग बेजान था। गड्ढे के तले पड़ा हिल भी नहीं रहा था। अगर जिंदा भी होता तो बस अपंग ही रह जाता। दीपक को उड़ा देने के बाद देव की नजर धीरे धीरे एक आकृति पर गई। उसी तरह वह आकृति भी उसे ठंडे भाव से घूर रही थी। आंखों में खून की प्यास और तिरस्कार भरा था। प्रताप सिंह। देव ने प्रताप सिंह को ठंडी नजर से देखा। उसकी खून की प्यास भरी नजर मानो कह रही थी, देखा, जल्दी ही तेरा भी यही हाल होगा। प्रताप सिंह का चेहरा ठंडा था। देव उसे मारना चाहता था और वह भी देव को मारना चाहता था। हरामी, जल्दी ही मैं तुझे मार डालूंगा, प्रताप सिंह ने मन में सोचा। देव का प्रदर्शन भी उतना ही शानदार था। राजवीर को मार डाला और दीपक को बुरी तरह घायल कर दिया, जिसका जीवित रहना मुश्किल था। सब उसकी प्रतिभा की प्रशंसा कर रहे थे। इतनी छोटी उम्र में 3 में पहुंचना पूरे तारा साम्राज्य के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। साथ ही देव की निर्दयता और फैसला करने की क्षमता ने बहुतों पर गहरी छाप छोड़ी। सबके मन में एहसास था कि इस लड़के से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना राजवीर और उन दोनों का ही हाल होगा। इस लड़ाई में देव विजयी रहा। इसके बाद देव 3 में पहुंच गया। बेशक यह अभी अस्थायी था, क्योंकि हारे हुए लोगों की पुनरुद्धार लड़ाई होती थी। पुनरुद्धार में जीता हुआ व्यक्ति 3 में से किसी एक को चुनौती दे सकता था। उसके बाद तय होने वाले 3 ही असली 3 कहलाते थे। तीसरा समूह, पहली लड़ाई, कपीश बनाम विजेश। देव मंच से नीचे उतरा, एक जगह जाकर पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी भीतरी शक्ति को संभालने लगा। पिछली 2 लड़ाइयों में उसकी बहुत आत्मिक शक्ति खर्च हो चुकी थी। जल्दी से ठीक करना जरूरी था, क्योंकि जल्दी ही एक और कठिन लड़ाई लड़नी थी। दर्शक दीर्घा में 10,000 तलवार अकादमी के कई प्रधान हंसते हंसते पागल हो रहे थे। खासकर प्रधान जसवीर बहुत खुश थे। अकल्पनीय, सचमुच अकल्पनीय। इतनी छोटी उम्र में 3 में पहुंच गया। न सिर्फ 10,000 तलवार अकादमी में, पूरे तारा साम्राज्य में उसका कोई जोड़ नहीं। इस बच्चे की प्रतिभा बहुत ऊंची है। अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए तो भविष्य बहुत उज्जवल है और कांगलान सूची में पहुंचने की पूरी संभावना है। हाँ, मुझे याद है कि गर्व सूची के 3 में पहुंचने वाला सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति 22 साल का था। वह भी कई दशक पहले की बात है। भले ही इस साल का पहला स्थान 10,000 तलवार अकादमी को न मिले, पर ऐसे अनुपम प्रतिभाशाली को खोज निकालने से अकादमी को बहुत फायदा हुआ है। पीछे की पंक्ति में बनवीर भी बहुत उत्साहित था। देव का प्रदर्शन उसकी उम्मीद से बहुत आगे था। आखिर वह अभी जवान था और भविष्य में उसकी संभावनाएं असीमित थीं। दूसरी तरफ समीक्षा इतना हंस रही थी कि उसका शरीर हिल रहा था। उसकी कामुक काया थोड़ी कांप रही थी। उसके आसपास के बहुत से लोग निगलते रह गए। यह औरत सचमुच राक्षसी थी। क्या दुर्गेश, अब कुछ कहोगे? समीक्षा ने अपने पास वाले युवक की तरफ देखा। होठों पर विजयी मुस्कान थी। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अभी पुनरुद्धार चरण बाकी है। कोई चुनौती देकर उसे 3 से बाहर कर सकता है, दुर्गेश ने जिद्दी स्वर में कहा। पर उसके चेहरे का भाव बता रहा था कि उसे अपने शब्दों पर पूरा यकीन नहीं था। समीक्षा ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं। मुझे उस लड़के पर बहुत भरोसा है। देव के 3 में पहुंचने की खबर सुनकर प्रताप सिंह के होठों पर अजीब ठंडी मुस्कान आ गई। यह तो और भी अच्छा था। 3 के लिए चक्रीय मुकाबले में अगर उसका सामना देव से हुआ तो वह उसे मंच से जिंदा नहीं जाने देगा। अभी तक 3 में से 2 स्थान तय हो चुके थे, प्रताप सिंह और देव। तीसरे समूह की लड़ाई जोरों पर थी। तीसरे समूह में अक्षिता, कपीश और विजेश
तीनों ही बहुत मजबूत थे। अक्षिता, तारा साम्राज्य के इतिहास में सबसे छोटी उम्र की दूसरी श्रेणी की आत्मा रेखा मास्टर, साथ ही उसकी मार्शल आर्ट साधना भी ऊंची थी। शुरुआती परीक्षा में उसने प्रताप सिंह को भी पीछे छोड़कर पहला स्थान लिया था। कपीश, लोहित त्रिमूर्ति में से एक, प्रताप सिंह के बाद परिवार का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिभाशाली, 3 में आने का प्रबल दावेदार। विजेश की तो बात ही अलग थी। 10,000 तलवार अकादमी के भीतरी हिस्से की सूची में दूसरा स्थान। 3 लोगों की आपसी लड़ाई, हर मुकाबला बहुत भयंकर होना तय था। पहली लड़ाई में कपीश का मुकाबला राजकुमार विजेश से हुआ। कपीश का हथियार खून जैसे लाल रंग के 2 दस्ताने थे, जिन पर रक्त वाहिकाओं जैसे निशान थे, देखने में बहुत अजीब लग रहे थे। राजकुमार विजेश ने स्वाभाविक रूप से तलवार इस्तेमाल की थी और वह आधा कदम तलवार राजा के स्तर तक पहुंच चुका था। तलवारबाजी में बहुत कुशल था। मंच पर चढ़ते ही दोनों ने बिना कोई बात किए लड़ाई शुरू कर दी। कपीश राजकीय अकादमी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, विजेश 10,000 तलवार अकादमी का। दोनों पहले से ही कट्टर दुश्मन थे, इसलिए यह लड़ाई बहुत तनावपूर्ण थी, कुछ कुछ प्रताप सिंह और शिरीष की लड़ाई जैसी। धाड़ धाड़ धाड़। मंच पर राजकुमार विजेश ने लंबी तलवार चलाई, हवा काटने की आवाजें उठीं, अनगिनत तलवार की किरणें कपीश को घेरने लगीं। कपीश के अजीब चेहरे पर मुस्कान आई, उसने मुक्कों की बौछार की, हर मुक्का लाल रंग की मुट्ठी की शक्ति बनकर तलवार की किरणों से टकराया। धड़ धड़, विस्फोट एक के बाद एक हुए, तलवार की किरणें और मुट्ठी की शक्ति टकराईं, चारों तरफ शक्ति फैली और हवा गरजने लगी। तलवारें ज्वार की तरह। नीची चीख के साथ राजकुमार विजेश ने तलवार ऊपर की ओर, सैकड़ों तलवार की किरणें बाहर निकालीं, घना जाल बनाकर कपीश को जकड़ने लगा। कपीश शांत खड़ा रहा, उसने दोनों हाथ जोड़े। उसके चारों तरफ भयानक खून जैसी लाल शक्ति फैली और फिर एक बड़ा लाल हाथ बन गया। यह लाल हाथ बहुत विशाल था, लगभग आधा मंच ढक रहा था, भयानक शक्ति के साथ बाहर की तरफ दबा रहा था। रक्त शक्ति! कपीश ने सचमुच रक्त शक्ति समझ ली है, और वह भी दूसरे स्तर तक पहुंच चुका है। दर्शकों में से किसी ने हैरानी से चिल्लाया, रक्त शक्ति सीखने के लिए लगातार मारना पड़ता है। अनगिनत लोगों के खून से सना हुआ हो, तभी रक्त शक्ति अपनी पूरी ताकत दिखा सकती है। कपीश की रक्त शक्ति बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी है। पता नहीं उसके हाथों कितने लोग मारे गए होंगे। लाल शक्ति की छाया में पहले से ही अजीब दिखने वाला कपीश और भी राक्षसी और खूंखार लग रहा था। पल भर में अनगिनत तलवार की किरणें लाल हाथ से टकराईं। धाड़ धाड़ धाड़। एक के बाद एक तलवार की किरणें टूटती गईं। हर टूटने पर लाल हाथ पर लहर दौड़ती और लाल रोशनी थोड़ी कम हो जाती। जल्दी ही आधी से ज्यादा तलवार की किरणें टूट चुकी थीं, पर लाल हाथ अभी भी गायब होने का नाम नहीं ले रहा था। लाल रोशनी अभी भी मजबूत थी। तलवारें समुद्र की तरह, राजकुमार विजेश ने चिल्लाया। उसकी शक्ति फट पड़ी। उसने तलवार ऊपर उठाई और जोर से नीचे काटा। इस बार और भी ज्यादा तलवार की किरणें निकलीं। तलवारों की बारिश की तरह सब लाल हाथ पर गिरीं। धाड़ 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 धाड़। लगातार विस्फोट हुए। तलवार की किरणें बारिश की बूंदों की तरह लाल हाथ से टकराईं। आखिरकार लाल हाथ पर एक दरार पड़ गई। तुरंत बाद अनगिनत तलवार की किरणें उस दरार में घुस गईं। दरार तेजी से फैली और पूरे लाल हाथ पर छा गई। टूट! राजकुमार विजेश ने चिल्लाया और लंबी तलवार से एक तेज वार किया। तुरंत एक तेज तलवार की किरण हवा को चीरती हुई निकली। ठाड़! लाल हाथ अचानक फट गया। लाल शक्ति का बादल बनकर चारों तरफ फैल गया। पर ठीक उसी पल कपीश ने हाथ घुमाया। बिखरी हुई लाल शक्ति फिर से इकट्ठी होकर एक और लाल हाथ बन गया। क्या? विजेश का चेहरा बदल गया। उसने देखा कि लाल हाथ सीधे उसकी तरफ थप्पड़ मारने आ रहा है। ढाट! लाल हाथ नीचे आया। नीचे की हवा दब गई। पूरे मंच पर दरारें पड़ गईं। झटके से विजेश एक तरफ हटा, लाल हाथ के हमले से बच गया। पर तभी उसके पीछे से एक भयानक शक्ति का दबाव आया। बुरा! विजेश ने मन में सोचा कि कुछ गलत हुआ। बचने का समय नहीं था। उसने मजबूरी में पीछे तलवार घुमाई। झन! तलवार की धार लाल दस्तानों से टकराई। धातु की आवाज हुई। फिर दोनों लाल दस्ताने बंद हो गए। तलवार को बीच में जकड़ लिया। विजेश ने कितना भी खींचा, तलवार नहीं निकली।
कपीश ने ठंडी हंसी दी। तुरंत उसके शरीर से अजीब लाल शक्ति निकली, सीधे विजेश और खुद को ढक लिया। विजेश का चेहरा बदल गया। वह तलवार छोड़कर भागने ही वाला था कि लाल शक्ति ने उसका रास्ता रोक लिया, चारों तरफ पूरी तरह ढक लिया, जैसे वह लाल रंग के स्थान में पहुंच गया हो। रक्त कारागार! कपीश ने नीची आवाज में चिल्लाया। अनगिनत लाल शक्ति इकट्ठी होकर एक बहुत मोटा लाल प्रकाश का गोला बन गया। उसने और विजेश को पूरी तरह ढक लिया। बाहर सब मंच को ध्यान से देख रहे थे। 10,000 तलवार अकादमी के विद्यार्थी खास तौर पर विजेश के लिए चिंतित थे। छटाक! अचानक लाल गोले में एक छेद हुआ, उसमें से एक आकृति बाहर उड़ी और मंच पर जा गिरी। वह आकृति कोई और नहीं, विजेश था। इस समय उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था, रंग की एक बूंद भी नहीं, आंखों में डर भरा था। पूरा चेहरा बहुत सख्त हो गया था, जैसे जिंदगी ही न बची हो। राजकुमार विजेश मर गया। पल भर में हवा जम गई, सबके चेहरे बदल गए। किसी ने नहीं सोचा था कि जिस लड़ाई को बहुत से लोग बराबर मान रहे थे, उसमें विजेश की मौत हो जाएगी। लाल गोला धीरे धीरे गायब हुआ। कपीश की आकृति दिखाई दी। उसने मुंह के कोने से खून की एक बूंद छाटी, जैसे स्वाद ले रहा हो। हरामी! 10,000 तलवार अकादमी की तरफ से एक उप प्रधान ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और खड़ा हो गया। उसकी शक्ति का दबाव बाहर निकला। वह मंच पर दौड़ने ही वाला था कि दूसरे उप प्रधान ने उसे पकड़ लिया। बूढ़ेली, शांत हो जाओ, नियम मत तोड़ो, उप प्रधान ने समझाया। विजेश, मेरा प्यारा शिष्य मर गया। कुछ दिन पहले ही उसने मुझसे वादा किया था कि वह 3 में आएगा, पर कपीश ने उसकी जीवन शक्ति चूस ली। मुझे उसे मारना है, उप प्रधान चीखा। उसके आसपास के बहुत से लोग हैरानी से उसे देखने लगे। विजय, बैठ जाओ, प्रधान जसवीर ने अचानक डांटा। विजय को घूरते हुए कहा, प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है तो हार जीत स्वीकार करने की तैयारी भी रखनी चाहिए, यहां शर्मिंदगी मत कराओ। बात तो उसने कही, पर जसवीर का दिल भी बहुत दुखी था। आखिर विजेश वह शिष्य था जिसे उसने खुद बड़ा होते देखा था। अकादमी ने उस पर बहुत मेहनत की थी, पर अब राजकीय अकादमी, मैं विजय तुमसे कभी नहीं छोड़ूंगा। विजय ने दांत भींचे, मुठ्ठियां कसीं, राजकीय अकादमी की तरफ ठंडी नजरों से देखा, फिर आखिरकार बैठ गया। नियम के अनुसार अगर कोई शक्ति प्रतियोगिता में दखल देती है तो उस शक्ति के सारे शिष्यों की योग्यता रद्द कर दी जाती है। यानी अगर विजय ने जल्दबाजी में मंच पर जाकर कपीश पर हमला किया तो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे 10,000 तलवार अकादमी के सारे शिष्यों की रैंकिंग रद्द हो जाएगी। यहां तक कि अगली गर्व सूची में हिस्सा लेने का अधिकार भी छिन सकता है। इसीलिए भले ही वह बहुत गुस्से में था, विजय ने अपना गुस्सा दबा लिया। दूसरी तरफ राजकीय अकादमी के उप प्रधानों के चेहरों पर विजयी मुस्कान थी। बहुत से लोग मानते हैं कि लोहित त्रिमूर्ति में सबसे मजबूत प्रताप सिंह है। यह सच भी है, पर कपीश की ताकत भी किसी से कम नहीं। बस प्रताप सिंह इतना चमकदार है कि वह उसकी छाया में रह जाता है। वास्तव में अगर शिरीष का भी सामना कपीश से होता तो उसके पास ज्यादा फायदा नहीं होता। अब की स्थिति में शिरीष प्रताप सिंह से हार गया और विजेश कपीश के हाथों मारा गया। 2 महत्वपूर्ण लड़ाइयों में 10,000 तलवार अकादमी के लिए बहुत नुकसान हुआ। इसके विपरीत देव, जिसे पहले बहुत से लोग कम आंक रहे थे, 3 में पहुंच गया। पर बहुत से लोग देव के 3 में बने रहने को लेकर आशावादी नहीं थे। संभावना थी कि कोई चुनौती देकर उसकी जगह ले लेगा। इस लड़ाई में कपीश विजयी रहा। दूसरी लड़ाई कपीश बनाम अक्षिता। राजकुमार विजेश की मौत के साथ अब कपीश और अक्षिता की लड़ाई तय करेगी कि 3 में कौन जाएगा। अक्षिता शांति से मंच पर चढ़ी। सफेद कपड़ों में वह बहुत सुंदर और अलौकिक लग रही थी, जैसे कोई परी हो। तुरंत बहुत सी प्रशंसा भरी नजरें उस पर टिक गईं। राजकुमारी, कृपया, कपीश ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, जबकि अक्षिता बिल्कुल उदासीन रही, कुछ नहीं बोली और तुरंत कई आत्मा रेखाएं बनाईं। धड़ धड़ धड़, मंच कांप उठा। आत्मा रेखाओं से एक के बाद एक मजबूत राक्षस जानवर बाहर निकले। हर एक का रूप अलग था, पर सब कम से कम आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की 8वीं या 9वीं मंजिल के थे। पशु आत्मा रेखा। अक्षिता ने स्वाभाविक रूप से 100 पशुओं की आत्मा रेखाएं उकेरी थीं। इन राक्षस जानवरों को बुलाकर अपने लिए लड़ने को कहा।
ये 100 पशु आत्मा रेखाएं शुआन युआन गुफा मास्टर की जीवन भर की मेहनत का नतीजा थीं। इनकी ताकत अकल्पनीय थी। भले ही अक्षिता अभी सिर्फ कुछ ही रेखाएं बना पाती हो और पूरी तरह समझ न पाई हो, फिर भी इनकी ताकत पूरी तरह बाहर निकल रही थी। अक्षिता के इतने सारे राक्षस जानवर बुलाते देख बहुत से लोग हैरान रह गए। सबसे छोटी उम्र की दूसरी श्रेणी की आत्मा रेखा मास्टर होने के लायक ही थी, सचमुच ताकतवर थी। कपीश की मुस्कान थोड़ी जम गई। स्पष्ट था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि अक्षिता इतने सारे राक्षस जानवर बुला लेगी और हर एक बहुत ताकतवर था। अगर सब एक साथ हमला करें तो वह शायद मुकाबला न कर पाए। एक कदम आगे बढ़ाकर कपीश ने लाल शक्ति बाहर निकाली, जो 2 विशाल लाल हाथों के निशान बनकर राक्षस जानवरों का मुकाबला करने को तैयार दिखे। गर्जना! भयानक दहाड़ के साथ 5-6 राक्षस जानवर एक साथ कपीश पर टूट पड़े। हर कदम पर मंच गूंज उठा। धड़ धड़ धड़! मंच पर गरजती आवाजें गूंजीं। कपीश ने लाल हाथों के निशान बुलाकर कई राक्षस जानवरों से भयंकर लड़ाई की। उसके पास ही देव पैर मोड़कर बैठा था। आत्मा निगलने का कौशल चला रहा था। जमीन की आत्मिक शक्ति को पागलों की तरह सोख रहा था और अपने दान त्यान में भेज रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद देव ने अचानक आंखें खोलीं। उनमें तेज चमक थी। आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की 8वीं मंजिल। सचमुच इस महत्वपूर्ण समय पर देव ने फिर से सफलता हासिल कर ली। पहले गर्व मीनार में उसने बची हुई सारी आत्मिक झरने की पानी पी ली थी और आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की 7वीं मंजिल के चरम पर पहुंच गया था। अब आत्मा निगलने के कौशल की मदद से आखिरकार 8वीं मंजिल में प्रवेश कर गया। 1 महीने में 2 मंजिलें पार करना, ऐसी गति सचमुच हैरान करने वाली थी। यह काफी हद तक आत्मिक झरनों की वजह से था और आत्मा निगलने के कौशल के उल्टे प्रभाव की वजह से भी, वरना इतने सारे आत्मिक झरने कोई साधारण व्यक्ति आधे साल में भी पचा नहीं पाता। देव के सफल होने के थोड़ी देर बाद मंच से आवाज आई, इस लड़ाई में अक्षिता विजयी रही। बात खत्म होते ही कपीश धीरे धीरे मंच से नीचे उतरा, पर उसकी नजर देव पर टिकी थी। एक अजीब मुस्कान उसके चेहरे पर थी। देव ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी। कपीश के राजकुमार विजेश को मार डालने की बात सुनकर उसके अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसे पता था कि दोनों में कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ लड़ाई से मामला सुलझ सकता था, पर कपीश ने फिर भी उसे मार डाला। सचमुच बहुत निर्दयी था। यह सोचकर देव को लगा कि उसने विवान के साथ लड़ते समय नरमी दिखाई थी। सीधे उसकी गर्दन कुचल देनी चाहिए थी। लोहित परिवार जितनी नरमी दिखाओ उतना ही बेलगाम हो जाता है। आगे बढ़ने पर भी लगता है कि हम डरते हैं। प्रताप सिंह, अक्षता और देव अस्थायी रूप से 3 में चुने गए। 9 में से बचे 6 हारे हुए लोग एक एक लड़ाई करके पुनरुद्धार का एक स्थान पाएंगे। पुनरुद्धार प्रतियोगिता में सिर्फ 3 लोग थे। राजवीर मर चुका था, दीपक बुरी तरह घायल था और विजेश भी कपीश के हाथों मारा गया था। सिर्फ शिरीष, मुकुल और कपीश बचे थे। ये तीनों बहुत ताकतवर थे, खासकर शिरीष और कपीश, जिन्हें पहले 3 में आने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। बहुत से लोगों को लगा कि इनमें से जो भी जीतेगा, शिरीष हो या कपीश, वह देव की जगह ले लेगा। तीनों में से एक लड़ाई। पहली लड़ाई शिरीष बनाम मुकुल। लड़ाई का परिणाम लगभग बिना संदेह के था। शिरीष ने मुकुल को पूरी तरह दबाकर हरा दिया। दूसरी लड़ाई कपीश बनाम मुकुल। दूसरी लड़ाई में कपीश ने मुकुल को हरा दिया। इससे मुकुल थोड़ा निराश हो गया। चुनौती मुकाबला खत्म होने से पहले ही उसकी पुनरुद्धार की सारी उम्मीद खत्म हो गई। पर यह समझ में भी आता था, शिरीष और कपीश दोनों ही बहुत ताकतवर थे। मुकुल अब भी बहुत जवान था, उसे कुछ साल और परिपक्व होने की जरूरत थी। शायद अगले साल की चैंपियन सूची में ही वह सचमुच चमकेगा। यह सोचकर मुकुल का मन शांत हो गया, पर उसकी नजर अनजाने में देव पर गई। यह लड़का उससे बड़ा था, फिर भी 3 में पहुंच गया, पर जल्दी ही शिरीष या कपीश में से कोई उसकी जगह ले लेगा। मंच पर शिरीष और कपीश भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। यह लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी। जो जीतेगा वही पुनरुद्धार करेगा और 3 में जगह के लिए चुनौती देने का अधिकार पाएगा। बिना संदेह के वह देव को चुनौती देगा, क्योंकि 3 में देव सबसे कमजोर लग रहा था। इसलिए बहुत से लोगों का मानना था कि शिरीष और कपीश की लड़ाई तय करेगी कि देव की जगह कौन लेगा।
लग रहा था कि देव का 3 में से बाहर होना तय है। मैं जरूर 3 में रहूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। दृढ़ चेहरा और अटल इरादे के साथ शिरीष ने तलवार ऊपर की ओर अनगिनत तलवार की किरणें बाहर निकालीं। क्या ऐसा है? मुझे डर है कि परिणाम तुम्हें निराश करेगा, कपीश ने भयानक मुस्कान के साथ कहा। उसकी खून की प्यास जमा हो रही थी। दोनों हथेलियों से आगे की तरफ अनगिनत लाल हथेली के निशान बाहर निकले। धड़ धड़ धड़। तलवार की किरणें हथेली के निशानों से टकराईं। लगातार विस्फोटों की आवाजें आईं। दोनों आकृतियां मंच पर बिजली की गति से चल रही थीं, बार बार जगह बदल रही थीं। परछाइयां छोड़ते हुए दर्शकों की आंखें चकरा रही थीं। ढाड़ की जोरदार आवाज के साथ दोनों आकृतियां टकराईं और तुरंत अलग होकर पीछे हटीं, दिखा कि दोनों बराबर पर थे। शिरीष की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। पहले उसे लगा था कि इस साल की गर्व सूची में सिर्फ प्रताप सिंह ही उसे हरा सकता है, कोई और उसका मुकाबला नहीं कर सकता। पर अब उसे पता चला कि कपीश की लड़ने की ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। अभी की टक्कर के बाद उसे शायद कपीश को कम समय में हराना मुश्किल लग रहा था। बेशक कपीश भी उसे कुछ कर नहीं पा रहा था, पर यह शिरीष के लिए स्वीकार करना मुश्किल था। आखिर भीतरी अकादमी की सूची में पहला स्थान होने के नाते उसे कुछ घमंड तो था। प्रताप सिंह से हारना पहले ही उसका चेहरा गिरा चुका था। अगर कपीश से भी न जीत सका तो वह सचमुच स्वीकार नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ कपीश की भौहें भी थोड़ी सिकुड़ गईं। अभी की स्थिति से लग रहा था कि मौजूदा हालत में वह शिरीष को हराना मुश्किल पाएगा। ज्यादा से ज्यादा बराबरी पर रह सकता था, जो स्पष्ट रूप से वह नहीं चाहता था। चूंकि ऐसा है, कपीश का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। उसने अचानक मुद्रा बनाई। ढाढ़। तुरंत एक मजबूत शक्ति का दबाव उठा। कपीश की शक्ति बढ़ गई। भरपूर आत्मिक शक्ति नदी के फटने की तरह बाहर निकली, पूरे मंच को लहरों में डुबो दिया। तूने अपनी साधना छिपाई हुई थी? शिरीष का चेहरा काला पड़ गया। हां, अब यह मेरी असली ताकत है, कपीश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। गर्व सूची की परीक्षा से अब तक उसने जो साधना दिखाई थी, वह सिर्फ आत्मा परिवर्तन क्षेत्र की 9वीं मंजिल की शुरुआत थी। वास्तव में वह पहले से ही 9वीं मंजिल के चरम पर पहुंच चुका था। अक्षिता से लड़ते समय उसने साधना की पाबंदी नहीं हटाई थी, क्योंकि उसे पता था कि हटाने पर भी वह नहीं जीतेगा, इसलिए उसने इसे अब तक के लिए बचाकर रखा था। पूरी साधना खोलने के बाद कपीश की शक्ति लगभग दोगुनी हो गई। इससे पहले वह और शिरीष बराबर थे, पर अब जीत का पलड़ा उसके पक्ष में झुक गया था। मुझे विश्वास नहीं कि तूने साधना बढ़ाई तो भी मैं तुझसे हार जाऊंगा, शिरीष ने चिल्लाया। उसका चेहरा दृढ़ता से भरा था। पैर पटककर वह पल भर में कपीश की तरफ बढ़ा। ही, ऐसा है? कपीश ने ठठाकर हंसा। उसकी आंखों में घमंड चमका। वह लाल रंग की एक लकीर बनकर आगे बढ़ा। दो आकृतियां मंच पर तेजी से झपट रही थीं, लगातार टकरा रही थीं। पल भर में शक्ति फट रही थी, हवा गरज रही थी, मंच लगातार कांप रहा था। पर फिर भी सबने देख लिया कि इस बार शिरीष पूरी तरह दब गया था। हर बार टक्कर होने पर वह कपीश से पीछे धकेल दिया जाता था। आखिर में उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद तक बह निकली। इसके बावजूद शिरीष डटा रहा। 10,000 तलवार अकादमी का सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी होने के नाते उसके पास एक ऐसी गरिमा थी जिसे कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता था। वह कभी भी राजकीय अकादमी के सामने हार नहीं मानता। पागलपन! कपीश ने ठट्ठाकर हंसते हुए एक के बाद एक हथेली से वार किए। भयंकर खून लाल हथेली के चिन्ह छोड़े। शिरीष ने पूरी ताकत से बचाव किया और हर हथेली के चिन्ह को तोड़ डाला, लेकिन अंत में फिर भी उसे उन हथेलियों का वार लग ही गया। वह खून उगलता हुआ युद्ध मंच से बाहर उड़ गया। शिरीष का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने देखा कि कपीश मंच के किनारे से ऊपर से उसे ठंडी नजरों से ताक रहा है। आंखों में पूरा तिरस्कार भरा हुआ है। 10,000 तलवार अकादमी का नंबर 1 विद्यार्थी, बस इतना ही है। ये बात सुनते ही शिरीष का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। गुस्से से भरकर उसने एक और मुंह खून उगला और बेहोश होकर गिर पड़ा। शिरीष! दर्शक दीर्घा में 10,000 तलवार अकादमी के बहुत से शिष्य और बड़े बूढ़े खड़े हो गए। सब चिंतित दिख रहे थे।
थोड़ी देर बाद शिरीष को उठाकर इलाज के लिए ले जाया गया। इस लड़ाई के बाद 10,000 तलवार अकादमी की आंतरिक सूची में पहले और दूसरे स्थान वाले दोनों विद्यार्थी हार गए और वे शीर्ष 3 में जगह नहीं बना सके। अध्यक्ष जसवीर और बाकी लोगों के चेहरे बहुत भारी हो गए, पर वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि कपीश ने अब तक अपनी साधना की ताकत को दबा रखा था और उसकी असली शक्ति शिरीष से भी कहीं ज्यादा है। कुछ लोग तो यहां तक अनुमान लगा रहे थे कि शायद प्रताप सिंह ने भी अपनी साधना दबा रखी हो। अगर ऐसा है तो इस साल की गर्व सूची में पहला स्थान तो पक्का प्रताप सिंह का ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि अभी शीर्ष 3 में जगह बनाए बैठा देव लड़ाई का रुख बदल सकता है। 10,000 तलवार अकादमी के बड़े बड़े लोग भी ऐसा नहीं मानते थे। जल्दी ही देव की जगह कपीश ले लेगा और शीर्ष 3 में 10,000 तलवार अकादमी का एक भी शिष्य नहीं रहेगा। प्रतियोगिता के परिणाम ने सबको चौंका दिया। साफ था कि लोहित परिवार पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने शीर्ष 3 में से 2 जगहें पहले ही पक्की कर ली थीं। अगर विवान का किसी दुर्घटना में हाथ न कटा होता तो वह भी शीर्ष 3 के लिए दावा कर सकता था। पुनरुद्धार मुकाबला समाप्त हुआ। कपीश फिर से जीवित हो चुका है और उसे शीर्ष 3 में से किसी एक को चुनौती देने का अधिकार मिल गया है। कपीश, तुम किसे चुनौती देना चाहते हो? कपीश धीरे धीरे आगे बढ़ा और देव के सामने ठहर गया, चेहरा बिल्कुल उदासीन। यही सबने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कपीश किसे चुनेगा और कपीश को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसकी आवाज से ही लग रहा था कि उसके लिए यह चुनौती बच्चों का खेल है। कपीश की भयंकर ताकत देख चुके लोग मान रहे थे कि वह देव को पूरी तरह कुचल देगा और शीर्ष 3 में घुस जाएगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, देवों ने शांत स्वर में जवाब दिया। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी। उसकी ठंडी आंखें सब कुछ कह रही थीं। चेन राजकुमार का बदला लेने और 10,000 तलवार अकादमी की शान बचाने के लिए उसने अपने मन में कपीश को मौत की सजा सुना दी थी। उम्मीद है तुम में वह ताकत होगी। कपीश मुस्कुराया, पर उस भयानक मुस्कान में हत्या करने की असीम इच्छा छिपी थी। सम्राट के गुप्त क्षेत्र में देव ने राजकीय अकादमी के असंख्य शिष्यों को मार डाला था और उसके तीसरे भाई का एक हाथ तक काट दिया था। प्रारंभिक दौर में उसने राजकीय अकादमी की प्रतिष्ठा को ललकारा था, इसलिए कपीश के दिल में देव के लिए गहरी हत्या की भावना थी। दोनों की नजरें मिलीं। दोनों की हत्या की भावना आपस में टकराई, मानो अदृश्य चिंगारियां उड़ रही हों। उसी क्षण एक आवाज ने खामोशी तोड़ी। आज की प्रतियोगिता समाप्त। कल कपीश और देव के बीच मुकाबला होगा, जिससे असली शीर्ष 3 का फैसला होगा। उसके बाद शीर्ष 3 के बीच लड़ाई से गर्व सूची का विजेता तय होगा। विद्याधर ने शांत स्वर में बोले, और जब उन्होंने असली शीर्ष 3 कहा तो जानबूझकर देव की ओर देखा, जैसे उन्हें लगता हो कि देव योग्य नहीं है और उसे कपीश जरूर हटा देगा। अंधेरा होने लगा। विद्याधर ने आज की प्रतियोगिता समाप्त घोषित की। सब अपने अपने घर चले गए, पर आज की लड़ाइयों के बारे में बातें अभी भी जोर शोर से हो रही थीं। बॉस, बॉस! चौक के बाहर एक मोटा व्यक्ति उछल उछल कर बुला रहा था। देव ने रुककर उसकी ओर देखा और फिर उसके पास चला गया। बॉस, चलो कुछ अच्छा खाने चलें। आज तुम शीर्ष 3 में पहुंच गए, मैं तो तुम्हारे साथ जरूर जश्न मनाऊंगा। विकास जोर से हंसा। उसने दांव लगाया था कि देव पहले 9 में आएगा। ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर देव सचमुच पहले 3 के करीब पहुंच गया। दांव के हिसाब से उसे 1,000 से ज्यादा मध्यम दर्जे की आत्मा पत्थर मिले। खुशी से वह बेहोश होने को था। चलो कुछ खाने चलते हैं, देव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। लड़ाई के बाद वह थोड़ा थक गया था, कुछ खाकर आराम करना चाहता था और कल की लड़ाई के बारे में सोचना चाहता था। फिर विकास के नेतृत्व में दोनों मिंग्युएलॉ नाम के एक भोजनालय में पहुंचे। पूरा भोजनालय बहुत शानदार और भव्य दिखता था, यहां तक कि उसकी नाम पट्टिका में भी सोने का धागा जड़ा हुआ था। इस हलचल भरी राजधानी में यह निश्चित रूप से बहुत ऊंचे दर्जे का भोजनालय था। यह जगह बहुत महंगी तो नहीं? देव ने एक क्षण रुककर पूछा। उसके पास बहुत सारी आत्मा पत्थर थे, पर सिर्फ एक भोजन के लिए वह फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता था।
कोई बात नहीं, आज मेरी तरफ से है, विकास ने सीना ठोक कर कहा। बहुत अमीर लग रहा था। देव थोड़ा हैरान रह गया। उसे लगा कि यह मोटा जरूर कहीं बड़ा धन कमा लाया है। भोजनालय की सजावट बहुत शानदार थी, फिर भी ग्राहकों की भीड़, पर उनमें से एक का एक हाथ गायब था। एक हाथ वाले लड़के के पास बैंगनी कपड़ों वाली एक लड़की खड़ी थी। इन चारों के पीछे काले लबादे वाले कई जवान खड़े थे। उनकी सांसें स्थिर थीं। साफ था कि वे बहुत कुशल पर कम दिखावा करने वाले योद्धा हैं। इन लोगों को देखते ही देव की आंखें सिकुड़ गईं। उनमें ठंडी चमक दौड़ गई। सचमुच दुश्मन की मुलाकात तंग गली में हो गई। बिना शक के सफेद कपड़ों वाले 3 जवान लोहित परिवार के 3 नायक थे और बैंगनी कपड़ों वाली लड़की लिन शी अर थी। जब देव ने उनकी ओर देखा तो प्रताप सिंह और बाकी ने भी देव को देख लिया। प्रताप सिंह और कपीश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उनकी आंखों में हत्या की आग भड़क रही थी। विवान की आंखों में गहरा क्रोध और नफरत थी, जबकि लिन शियर का चेहरा जटिल भावों से भरा था। किसी तरह देव का इन सबके साथ पुराना रिश्ता था। अरे लड़के, अभी तक बैठा है? सुनाई नहीं दिया जो मैंने कहा? निकल यहां से। एक काले लबादे वाले जवान ने आकर देव को डांटा। माहौल गड़बड़ लग रहा था। बाकी सब मेहमान जा चुके थे, सिर्फ देव की मेज बाकी थी। विकास जल्दी से खड़ा हुआ, देव का हाथ खींचकर धीरे बोला, बॉस चलो, समझदार आदमी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ता जिसमें हार पक्की हो। मोटेफान, तू पहले जा। देव ने विकास को देखा, उसकी आंखें चमकीं। उसके मन में एक साहसी विचार आया। नहीं बॉस, हम भाई हैं, साथ जाएंगे। इतने सारे हैं, अकेले रहोगे तो जरूर मार खाओगे। साथ चलो, विकास ने समझाया। विकास की बात सुनकर देव का दिल थोड़ा पिघला। यह मोटा हमेशा मुंह फट रहता है, पर जरूरत पड़ने पर बहुत वफादार और नेकदिल है। कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रख, मेरे पास अपना इरादा है। देव ने विकास के कंधे पर हाथ रखा और कान में फुसफुसाया, यहां तेरा रहना मेरे खेल को बिगाड़ेगा। चिंता मत कर, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। पर अभी जा, अगर नहीं गया तो मतलब तू मुझे भाई नहीं मानता, फिर मुझे बॉस मत कहना। विकास की आंखों में संघर्ष दिखा। कुछ पल सोचने के बाद उसने धीरे से आह भरी, बॉस मैं जा रहा हूं, तुम अकेले हो, कहकर विकास भोजनालय से निकल गया। उसे अच्छी तरह पता था कि देव ने ठान लिया है और उसका वहां रहना सिर्फ रुकावट बनेगा। भोजनालय से बाहर आने के बाद विकास दूर नहीं गया, बल्कि बाहर खड़ा होकर देव का इंतजार करने लगा। उसे पता था कि देव जल्दबाजी में कोई काम नहीं करता, जरूर कोई वजह होगी। फिर भी वह चिंतित था। सामने लोहित परिवार के 3 नायक थे और सबके साथ देव का पुराना बैर था। अकेले उनका मुकाबला करना सचमुच बहुत खतरनाक था। जितना सोचता गया उतना ही बेचैन होता गया। विकास दौड़कर पास के हथियारों की दुकान में गया और एक बड़ी छुरी और कुछ छिपे हथियार खरीद लाया। अगर देव घायल होकर भागे तो वह पीछे से ढाल बन सके। दूसरी मंजिल पर प्रताप सिंह और उसके साथी देव के सामने खड़े थे। माहौल बहुत दबाव भरा और तनावपूर्ण था। अरे लड़के, मैंने कहा ना भाग जा, सुनाई नहीं दिया? वही काले लबादे वाला जवान फिर चिल्लाया और देव की ओर उंगली उठाकर डांटा।